गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के प्रमुख कारण 4 दृश्यों को बताया जाता है जो उन्होंने अपने सारथी के साथ भ्रमण करते हुए देखा था। ये 4 दृश्य थे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत तथा एक साधु। कहा जाता है कि इन चारों को देखकर गौतम के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि यह दुनिया दुखों से भरी है और वे सुखी मानव जीवन का उपाय ढूंढने निकल पड़े। लेकिन गौतम बुद्ध के गृह त्याग के लिए इन कारणों को मान पाना थोड़ा मुश्किल है। इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति किसी मृत को ना देखा हो, उसने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखा हो, उसने कभी किसी रोगी को ना देखा हो और ना ही उसने कभी कोई साधु देखा हो। यह कैसे हो सकता है? इस उम्र तक तो किसी व्यक्ति को उसके घर में ही कई मृत देखने को मिल जाएंगे। इतनी लंबी उम्र में वह व्यक्ति ही कई बार बीमार पड़ा होगा। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के लिए बताए जाने वाले ये कारण तार्किक प्रतीत नहीं होते। इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। सिद्धार्थ गौतम के गृह त्यागने के जो कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब बुद्धा एंड हिज थंब में लिखते हैं वो ज्यादा तार्किक प्रतीत होते हैं। वह काफी विश्वसनीय लगता है। तो आइए जानते हैं कि किन वजहों से सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर और देश को त्याग दिया। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। उनकी माता महामाया थी। महामाया अंजन की पुत्री थी। अंजन कोलिय वंश का था। शाक्य और कोलिय एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे। दोनों के बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम रोहिणी था। शाक्य संघ का एक नियम था जिसके तहत 20 वर्ष की उम्र होने पर हर शाक्य को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम भी 20 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे। अब समय आ चुका था कि वे शाक्य संघ में सदस्य बने। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने को कहा ताकि सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराया जा सके। कपिलवस्तु में शाक्यों की संस्थागार में सभा बुलाई गई। शाक्यों के सेनापति ने खड़े होकर सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। उसने 3 बार अपने प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखा और हर बार उसने पूछा, किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। विरोध में कोई नहीं बोला, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। सिद्धार्थ संघ के सदस्य बन गए। अब शाक्यों की पुरोहित की बारी थी। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और सिद्धार्थ से कहा, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुरोहित ने सिद्धार्थ से कहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर आपका सम्मान बढ़ाया है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ। पुरोहित ने पूछा, क्या आपको संघ के सदस्य के कर्तव्यों की जानकारी है? सिद्धार्थ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, नहीं। पुरोहित ने कहा, मैं संघ के सदस्य का कर्तव्य बताने जा रहा हूं। और फिर पुरोहित ने एक एक करके संघ के सारे कर्तव्य बताए। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ में दीक्षित हुए और शाक्य संघ के एक सदस्य बन गए। समय बीतता गया। सिद्धार्थ गौतम समर्पण के साथ संघ की सेवा करते रहे। उन्होंने अपने आप को संघ का एक आदर्श सदस्य के तौर पर स्थापित कर लिया था। वे अपने व्यवहार से सबके प्रिय हो चुके थे। 8 वर्ष बीत चुके थे कि तभी एक ऐसी घटना घटती है जिसने सिद्धार्थ के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध बनने की दिशा में चल पड़ा। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शाक्य और कोलिय दोनों पड़ोसी राज्य थे। दोनों के बीच से होकर रोहिणी नदी बहती थी। शाक्य और कोलिय दोनों अपने खेतों की सिंचाई रोहिणी नदी के जल से किया करते थे। अक्सर दोनों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता रहता था कि कौन पहले और कितना जल का उपयोग सिंचाई के लिए करेगा। कभी कभी तो यह विवाद झगड़े का रूप ले लेता था। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के हुए उस वक्त भी शाक्यों और कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों के नौकरों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। जब शाक्यों और कोलियों को इस झगड़े की जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। शाक्यों के सेनापति ने शाक्य संघ की सभा बुलाई।
इसमें कोलियों के विरुद्ध युद्ध के प्रश्न पर विचार किया जाना था। सेनापति ने संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। इसके कारण हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। इससे पहले भी कोलियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। हमने अब तक उनके ऐसी कार्रवाइयों को सहन किया है, लेकिन एक सीमा के बाद सहन नहीं किया जा सकता। इसे रोकना ही होगा और इसे रोकने के लिए एकमात्र उपाय है कोलियों के विरुद्ध युद्ध। सेनापति ने कहा, मेरा प्रस्ताव है कि यह संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे। सेनापति ने फिर कहा, यदि कोई भी विरोध करना चाहे तो वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा होते हैं और बोलते हैं, मैं युद्ध के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह युद्ध किसी और युद्ध का कारण बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसकी भी कोई न कोई हत्या कर ही देता है। सिद्धार्थ ने और कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ये जांच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में दोषी कौन है। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे आदमियों ने भी आक्रामक रुख अपनाया था। यदि यह सही है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने जवाब दिया, यह सत्य है कि हमारे आदमियों ने ही पहल की और आक्रामक थे, लेकिन इस पर भी तो विचार कीजिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे तो स्पष्ट हो चुका है कि हम भी पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि शाक्य संघ अपने में से 2 आदमी चुने और 2 आदमी कोलिये चुने और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े को सुलझाएं। सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव का काफी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन सेनापति ने विरोध किया और कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक समस्या समाप्त नहीं होगा। चूंकि कुछ लोग युद्ध के पक्ष में थे और कुछ लोग युद्ध के खिलाफ, तो ऐसे में जरूरी हो गया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सदस्यों के मत लिए जाएं। पहले मतदान के लिए सिद्धार्थ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव बहुत बड़े मत से खारिज हो गया। लोगों ने सिद्धार्थ के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर सदस्यों से मत मांगे। सिद्धार्थ ने एक बार फिर से खड़े होकर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोलियों के बीच निकट का संबंध है। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का विरोध किया। उसने कहा, युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उन्हें राज्य के हित के लिए अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, जहां तक मेरी समझ है, धर्म तो इस बात को मानने में है कि शत्रुता से शत्रुता को कभी मिटाया नहीं जा सकता। शत्रुता तो केवल प्रेम से ही समाप्त हो सकता है। काफी देर बहस के बाद सदस्यों ने सेनापति के प्रस्ताव पर मत डाले। भारी बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। शाक्य संघ ने युद्ध का फैसला कर लिया। युद्ध की तैयारी की जाने लगी। अगले ही दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई। इस सभा में अनिवार्य सैनिक भर्ती पर विचार किया जाना था। वहां तय किया गया कि 20 से 50 वर्ष तक के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। जिन्होंने युद्ध के प्रस्ताव का समर्थन किया था उनके लिए तो कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो उनके लिए थी जिन्होंने युद्ध का विरोध किया था। समस्या तो सिद्धार्थ गौतम के लिए थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध का विरोध किया था। चूंकि सिद्धार्थ गौतम युद्ध के पक्ष में ही नहीं थे, तो वे सेना में शामिल कैसे हो सकते थे। अतः उन्होंने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने अनिवार्य सैनिक भर्ती योजना का भी विरोध किया। शाक्य संघ के नियम के अनुसार बहुमत के विरुद्ध जाने पर कठोर दंड का प्रावधान था और सिद्धार्थ गौतम बहुमत के विरुद्ध थे। अतः संघ ने उनके समक्ष 3 विकल्प रखा। पहला, सेना में शामिल होकर युद्ध में भाग लें। दूसरा, मृत्यु दंड या देश छोड़कर जाने का दंड स्वीकार करें। और तीसरा,
अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हूं। सिद्धार्थ गौतम प्रथम विकल्प को तो पहले ही अस्वीकार कर चुके थे। यही विकल्प तो सारी समस्याओं का जड़ था। तीसरे विकल्प के पक्ष में जाने के बारे में तो वे सोच भी नहीं सकते थे। वे ऐसा कभी नहीं चाहते कि उनके कारण पूरे परिवार को कष्ट और दुख झेलना पड़े। अतः उन्होंने दूसरे विकल्प को चुना और स्वेच्छा से देश छोड़कर चले जाने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता सुद्धोधन, अपनी माता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा की अनुमति लेकर अपने देश को त्याग दिया। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।